हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आप सब कैसे हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एकदम खास जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ। साथियों, आज मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आज करवाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए पेन कॉपी ले करके, ठीक है। और आपको करना क्या है, ये नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये बुक पढ़िए ये बुक पढ़िए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन कर लेने हैं। मैं लेसन बता दूंगा किस लेसन का मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही कहना है। चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है, जिसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि आप बताइए तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। तो आपको ऑप्शन में पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। पर मैं आपको सिर्फ वन लाइनर में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। और आप सभी लोग इस क्लास का आनंद लीजिए, पढ़िए आराम से, ठीक है। चलिए साथियों, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। तो साथियों, जो तंत्रिका तंत्र होती है इसका कार्य होता है वातावरण से संवेदनाओं को क्या करना, ग्रहण करना। क्या करना, वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना इसका कार्य होता है। जो तंत्रिका तंत्र होती है साथियों, इसका कार्य होता है वो वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करना, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया। चलिए मैं अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे इसी तरह से मैं बढ़ूंगा, ठीक है साथियों। आइए अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है। चलिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं साथियों। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं साथियों। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो आपको सिर्फ वन लाइनर में उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है। वन लाइनर में आपको उत्तर यहाँ पे याद करना है, ठीक है। जो हमारा ये होता है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को साथियों हम कहते हैं युग्मक, ठीक है। क्या कहते हैं, युग्मन बंधन। क्या कहते हैं साथियों, युग्मन बंधन क्या कहा जाता है साथियों, ये नया टर्म है, युग्मन बंधन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं साथियों। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है साथियों, ये है मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, ठीक है साथियों। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। आप सभी लोग बारी बारी से क्वेश्चन करते चलिए और इसका नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, एक बार मैं देख लूं, ठीक है, बहुत अच्छे। तो सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं मनुष्यों के जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है। तो साथियों, जो मनुष्यों के मस्तिष्क का भार होता है वो 1300 से 1400 ग्राम का होता है, ठीक है। कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम का होता है, ठीक है साथियों। आइए अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट को। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, मतलब उसका कार्य क्या होता है। तो मस्तिष्क यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है साथियों। क्या है, उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो मस्तिष्क होता है हमारा, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, सही है। चलिए, तो यहाँ पे हमें समझना है कि मस्तिष्क जो होता है हमारा, इसका
कार्य क्या होता है, ये हमारा जो क्या करता है, सूचनाओं को कैसे ग्रहण करता है, कैसे भेजता है, तो ये सब हमारा कौन करता है साथियों, मस्तिष्क करता है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा साथियों, संवेदना को ग्रहण करना, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना। तो आइए हम बात कर लेते हैं साथियों, इसके कई पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे संवेदना के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, संवेदना के लिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा साथियों, ये हृदय के स्पंदन को नियंत्रित करता है, ठीक है, हृदय के स्पंदन को नियंत्रित करता है, ठीक है साथियों, क्या करता है, नियंत्रित करता है। सभी को क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो मस्तिष्क होता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो मैंने आपको बताया संवेदनाओं के लिए, हृदय की स्पंदन के लिए, ठीक है साथियों, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, किसके लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया है, अब ये इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है साथियों, संवेदना के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। जैसे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करना है, तो ये सब हमारा कार्य कौन करता है साथियों, मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, थायराइड, ये हाइपोथैलेमस हो गया। तो इस तरह से ये हमारे क्या करते हैं, हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है साथियों, हमारी बॉडी क्या होती है, संतुलित रहती है, ठीक है। चलिए साथियों अब हम यहाँ पे समझते हैं, अब हम समझेंगे 5वां क्वेश्चन। क्या समझेंगे, 5वां क्वेश्चन। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन होगा साथियों, यह 5वां क्वेश्चन है, जो मनुष्य का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको कि मनुष्य का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है, या फिर आप कहेंगे सेरिब्रम होता है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क, या फिर आप कहेंगे तो सेरिब्रम, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित, ठीक है, विकसित भाग कौन सा है, ठीक है साथियों, विकसित भाग कौन सा है, ठीक है। तो आपको मैं वन लाइनर में पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए साथियों अब हम यहाँ पे समझेंगे जो मनुष्य का विकसित वाला भाग है, सबसे जो ज्यादा विकसित होता है वो क्या होता है, वो होता है साथियों प्रमस्तिष्क, ठीक है। क्या होता है, प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, विकसित भाग होता है। आई बात समझ में सभी को। चलिए अब हम 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। जो हमारा 6वां क्वेश्चन है ये क्या है साथियों, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है हमारे ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है साथियों। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप का नियंत्रण करता है। कौन सा भाग हो सकता है साथियों, सभी लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो ताप का नियंत्रण करता है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। चलिए सभी लोग बताएंगे एक बार। यह है साथियों डाइएनसीफेलॉन। क्या होता है, डाइएनसीफेलॉन, ठीक है। चलिए तो आप सभी लोग लिख लीजिए डाइएनसीफेलॉन,
डाइएनसिफेलॉन। क्या हो जाएगा साथियों? डाइएनसिफेलॉन जो होता है मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है? ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन का ये पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? जो टेम्परेचर को क्या करता है साथियों? टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज करने, डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज यानी बैलेंस करेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सभी को? आइए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ठीक है, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है ये क्या हो सकता है? मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मनुष्यों में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो आप सभी लोग बताएंगे मनुष्यों में पाई जाने वाली जो मिश्रित ग्रंथि है जिसमें से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव होता है, यानी वह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और बहिस्रावी ग्रंथि होती है, वह होती है हमारी, अभी हम बताएंगे आपको। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, ठीक है साथियों, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में हमें सब क्वेश्चन के आंसर बारी बारी से देते रहिएगा। ठीक है, जिससे हम और आपके लिए बेहतरीन सा टॉपिक ला सकें। तो साथियों यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो क्या होती है? अग्नाशय होती है। क्या होती है साथियों? अग्नाशय। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्या हो जाएगी साथियों? अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, वन लाइनर मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए अब मैं 8वें क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ साथियों। मेरु रज्जु, ठीक है, क्या होता है? इससे उत्पन्न होता है। कहाँ पे उत्पन्न होता है साथियों? मेरु रज्जु। ठीक है, तो आइए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरु रज्जु उत्पन्न होता है। कहाँ पे होता है साथियों? मेरु रज्जु। तो ये हमारा कहाँ पे होता है साथियों? तो ये हमारा होता है मेडुला वाले भाग से। कहाँ से होता है? मेडुला से। ठीक है, आइए देखते हैं। मेरु रज्जु, ठीक है, मेरु रज्जु जो होता है साथियों ये कहाँ से उत्पन्न होता है? मेडुला से उत्पन्न होता है। मेरु रज्जु कहाँ से उत्पन्न होता है? मेरु रज्जु जो होता है, मेरु रज्जु मेडुला से। ठीक है, अभी नीचे कर देंगे। मेडुला से उत्पन्न होता है। ठीक है साथियों, चलिए अभी आपको क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, चलिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा साथियों ये आपको समझना है कि जो मेडुला ऑब्लोगेटा होता है ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे साथियों मेडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? तो ये मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य क्या होता है साथियों? तो यहाँ पे आपको समझना है, क्या करना है? यहाँ पे आपको मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य समझना है। ये साथियों क्या होता है? ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? मेडुला ऑब्लोगेटा में क्या होता है? यह एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्रियाएं होती हैं। अब अनैच्छिक क्रिया आप अगर जानते हो जो क्या हो, अपने मतलब इच्छा से ना हो, किसी व्यक्ति की इच्छा से जो क्रियाएं ना हो वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जो अपने आप से होती रहे, श्वसन हो गया। जैसे क्या हो गया साथियों? अब आप अगर जानना चाहेंगे एग्जाम्पल अनैच्छिक क्रिया की, ठीक है,
अनैच्छिक क्रिया का एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहेंगे तो जो अपने आप से, जो ऐसी क्रियाएं जो अपने आप से होती रहे, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, श्वसन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? श्वसन हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, श्वसन हो गया, हृदय गति हो गया, रुधिर परिसंचरण हो गया, ठीक है। हृदय गति हो गया, रुधिर परिसंचरण हो गया, ठीक है। रुधिर परिसंचरण क्या हो जाएगा? परिसंचरण, ठीक है। तो रुधिर परिसंचरण, हृदय, श्वसन, ये हमारी क्या होती है साथियों? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए मेडुला ऑब्लेंगा जो होता है वो क्या कार्य करता है? इन्हीं को सबको नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप सभी लोग क्या करेंगे? नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? ठीक है, मानव शरीर में कितनी कपालीय, ठीक है, मानव शरीर में कितनी कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है, कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है, ठीक है साथियों। ये आपको नहीं पता होगा तो सुन लीजिए आप चुपचाप, है ना, और जान लीजिए और नोट्स भी बनाते चलिएगा। देखिए, मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आप इसका आंसर बताएंगे, अगर आंसर बताना चाहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 12 जोड़ी, 12 जोड़ी कपालीय, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है साथियों। कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गए सभी को? क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए, बहुत अच्छे। अब हम आगे बात करते हैं साथियों पॉइंट नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 होता है साथियों, ये क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का कोई एक उदाहरण बताइए। तो आप सभी से पूछ लिया जाता है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण बताइए, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आपको समझना है कि प्रतिवर्ती क्रिया पहले होती क्या है, फिर इसके उदाहरण समझेंगे, ठीक है साथियों। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं साथियों? प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्या होती हैं? नेत्र के सामने तेजी से जैसे रोशनी आए, अपने आप मतलब तुरंत हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? तुरंत आंखें बंद हो जाए या आंखों का झपकना। जैसे समझिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने से एक तेज स्पीड से कार आ रही है, ठीक है, और उसकी जो रोशनी है लाइट की वो आपके आंख में पड़ी और आपकी आंख तुरंत ही क्या हो गई? बंद हो गई। तो ठीक है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इसी को क्या कहते हैं साथियों? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे साथियों, इसका एग्जांपल से मैं यहाँ पे अगर लूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अचानक नेत्र के सामने तेजी से रोशनी पड़ने पर, ठीक है, क्या होगा उत्तर इसका? अचानक नेत्र के सामने, ठीक है, क्या होना? रोशनी का तेज रोशनी का पड़ना, ठीक है, तेज रोशनी का पड़ना, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा साथियों? जिससे हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी प्रतिवर्ती क्रिया। क्या हो जाएगी? प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगी। तो सभी को समझ में आ गया है? आ गया ना? चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है साथियों। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर
12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ये कैसे 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 क्रियान्वित होती है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब ये किस पोजीशन से, जैसे आपके माइंड में सूचना गई, माइंड्स में जाने के बाद वो अंगों तक पहुंचाती है, तो अंग क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ये क्या करती है, किस तरह से कार्य करती है। ठीक है, प्रतिवर्ती जो होता है क्रिया ये चाप कैसे बनाता है। ठीक है, चाप कैसे बनाता है। ठीक है साथियों, तो आइए हम इसको समझते हैं। चलिए सभी लोग समझने की एक बार कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है साथियों, ये सबसे पहले संवेदांग में क्या होता है, इसका प्रवेश होता है, संवेदांग। ठीक है, संवेदांग में जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगी साथियों, संवेदांग में जाने के बाद ये मेरु रज्जु में जाती है। कहाँ पे जाएगी, मेरु रज्जु। ठीक है, कहाँ पे जाएगी, मेरु रज्जु में जाएगी। मेरु रज्जु में जाने के बाद साथियों ये प्रतिवर्ती चाप के क्या होते हैं, ये देखिए मेरु रज्जु के बाद अपवाहक अंग में जाएगी। ठीक है, अपवाहक अंग से साथियों ये कहाँ पे जाएगी, ये प्रतिवर्ती जो घटक होगा। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का जो घटक होगा, प्रतिवर्ती क्रिया का घटक। ठीक है, इसके पास तक जाएगी। तो इस तरह से ये क्या बनाएगी, एक चाप बनाएगा। एक ये चाप ऐसे होता है ना साथियों, ये ठीक है, ये चाप होता है। तो एक ये देखिए क्या बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है, एक आधार बन रहा है। ठीक है, मतलब संवेदांग से मेरु रज्जु में, मेरु रज्जु से अपवाहक अंग से प्रतिवर्ती जो घटक होता है वहां तक ये क्या होगी, जाएगी। कैसे जाएगी, तो मैंने वो आपको बता दिया इस आरेख के माध्यम से। ठीक है साथियों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है ये क्या है, तो आप सभी लोग समझते चलिए और ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए साथियों, चलिए हम अब बात करेंगे साथियों, क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि अंतःस्रावी और क्या होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स क्या होता है ना। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है, हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है साथियों, जो हमारे शरीर में कई प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं साथियों, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं साथियों ये रासायनिक दृष्टिकोण से प्रोटीन एवं स्टेरॉइड्स से निर्मित होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं ये साथियों प्रोटीन के बने होते हैं, स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को होते हैं, किसके आकार के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के आकार के होते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं साथियों, हार्मोन्स ठीक है रासायनिक रूप से क्या होते हैं, रासायनिक दृष्टिकोण से। ठीक है, हार्मोन्स रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होते हैं, प्रोटीन एवं स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन एवं स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, कोण से प्रोटीन एवं स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स ठीक है, स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है साथियों, क्या क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं और स्टेरॉइड्स होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं ये यही होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होता है साथियों, हम मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है,
मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ठीक है साथियों, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, तो साथियों जो मास्टर ग्रंथि होती है कौन होती है हमारी? किसे कहते हैं साथियों मास्टर ग्रंथि? हम बताइए सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में। पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं साथियों? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, सॉरी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है साथियों, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है साथियों, आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के चलिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप सभी को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 होता है साथियों, ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है? जिबरेलिन की खोज किसने किया? जिबरेलिन, जिबरेलिन। ठीक है, ये क्या होता है? हार्मोन्स होता है। क्या होता है साथियों? हार्मोन्स की खोज किसने की? की खोज, ठीक है, खोज किसने की? ठीक है साथियों, किसने किया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो जिबरेलिन है वो हमारा हार्मोन्स, इसकी खोज किसने किया था साथियों? इसकी खोज सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने किया था। ठीक है, कौन किया था? जापानी वैज्ञानिक, जापानी वैज्ञानिक, जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा, कुरोसावा ने किया है। ठीक है साथियों, किया था। सभी को समझ में आ रहा साथियों? उत्तर समझ में आ गया? ठीक है, तो प्यारे साथियों ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो एक बार आप सभी लोग इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आ रहे हैं तो, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन करवा दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम फिर पूरे 50 जो होंगे उसको कवर कर देंगे। यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन करवा दिया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।